हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर मैं बातें करने जा रहा हूँ। और इस पर मैंने आपसे ये कहा कि जो आइडियल गैस था उसमें प्रेशर की करेक्शन करना काफ़ी ज़रूरत था, प्रेशर की करेक्शन करना था और वॉल्यूम की करेक्शन करना था। दो चीज़ें अगर मैं करेक्शन करूँगा तभी मैं रियल गैस और जो भी मैं बातें करने जा रहा हूँ रियल गैस के ऊपर, इसके ऊपर मैं आपसे देख रहा हूँ कि रियल गैस में आखिर किस चीज़ से दिक्कतें आई थी आइडियल गैस के ऊपर। तो रियल गैस को हम वंडरवाल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हुई मेरे पास कि प्रेशर में करेक्शन करें, प्रेशर करेक्शन, ठीक है। तो जो भी है हम प्रेशर की करेक्शन करना चाहते हैं, प्रेशर को राइट करना चाहते हैं, तो मैं बातें यहाँ पे लिख दूँ, प्रेशर करेक्शन, और जिसको सिंबल से हमने दिखाया ए है, वो किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कोई गैस है और गैस के अंदर हमने कहा ये जो गैस होगा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैस के पार्टिकल होंगे, तो इस पार्टिकल के द्वारा सभी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये जो पार्टिकल होगा ये तो सभी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फिर और भी गैसेज है, इसका भी क्या होगा, सभी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब ये जो गैस की पार्टिकल है ये क्या करेगा, इस वाल पे कोलाइड करेगा। तो जिस प्रेशर से कोलाइड करेगा वो तो इंडिपेंडेंट है, तो गैस अपने ही अपना जो भी इसके पास फोर्स होगा उस फोर्स से क्या करेगा, इसके वाल पे कोलाइड करेगा। तो जो कोलिजन हो रहा है वो फ्रीली हो रहा है, उसमें किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर इस पार्टिकल को, ये वाला पार्टिकल, ये जो एटम के अंदर जो आपका ये भी पार्टिकल है, ये इसको अपने तरफ भी खींचेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्शन, ये तो फोर्स ऑल डायरेक्शन में लगा रहा है, ये भी ऑल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये वाला जिस फोर्स से वाल पे कोलाइड करेगा उतना ही फोर्स से ये भी उसको वापस खींचेगा। तो खींचेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कितना कमी होगा जब ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को अपने तरफ खींचेगा। तो जब इसको खींचेगा तो कितने कम प्रेशर से ये पार्टिकल वाल पे कोलाइड होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, कितने प्रेशर से ये पार्टिकल वाल पे कोलाइड होगा जब ये वाला पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो हम एक यूज करेंगे टर्म P डैश। तो जो P डैश हम मान रहे हैं कि P डैश जो वो प्रेशर है जिस प्रेशर से इस पे कोलाइड कर रहा है, वाल पे कोलिजन कर रहा है, और उतना प्रेशर से ये खींच रखा होगा, तो उतना इसमें आई होगी कमी, और वो हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो P डैश क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, किस प्रेशर से इसको वापस खींच रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर में करेक्शन कर रहे हैं हम P डैश से। तो जो P डैश है वो ये बताना चाह रहा है कि किस प्रेशर से इसको वापस खींच रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो A है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। P डैश क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब जितना मेरा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो घटेगा तो प्रेशर बढ़ेंगे। अब दोनों मिला दिया मैं, P डैश प्रोपोर्शनल A अपॉन V। तो अगर आप बोले हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का हमने अगर बढ़ा दिया, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, P डैश इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो ये होगा प्रेशर में करेक्शन। हम इतना प्रेशर में करेक्शन कर देंगे, ये पार्टिकल क्या होगा, इन पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एटम और बिटवीन
पार्टिकल्स इनसाइड द गैस, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इससे अपने पास ये पता चल गया कि जो प्रेशर में करेक्शन करना है वो कितना करना है, AN²/V²। तो N क्या है, नंबर ऑफ गैसेस। अगर एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के द्वारा अटैचमेंट होगा, खींचेगा, ठीक है। तो ये वाला किस प्रेशर से, P' प्रेशर से कोलाइड करेगा। पहले का प्रेशर कुछ और रहा हो, लेकिन प्रेशर क्या होगा, P' से घट रहा है, इतना प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब मैं बातें करता हूँ, ये चीज़ हो गई मेरे पास प्रेशर करेक्शन की। तो प्रेशर में करेक्शन हुआ क्योंकि आइडियल गैस ने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लेजिबल है, दोनों गैस, दोनों पार्टिकल के बीच में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लगेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लेजिबल है तो बताओ ये गैस कंप्रेस कैसे कर सकते हैं हम। तो वंडरवाल ने कहा नहीं, कंप्रेस करेंगे, उसके लिए कंडीशन है कि किस प्रेशर से वाल पे कोलाइड किया, और दूसरे पार्टिकल ने जब खींच लिया तो कितने प्रेशर से पे उसने कोलाइड किया और कितना प्रेशर इसका डिक्रीज हुआ। ये सारी बातें आप नोट डाउन करेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आप उसे भी नोट करेंगे नोट्स में अपने, ठीक है। तो ये चीज़ हुई प्रेशर में करेक्शन। अब मैं बोलता हूँ वॉल्यूम में करेक्शन कैसे करना है। सेकंड जो है ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में आप जब इसको रीड करेंगे तो बिल्कुल वहाँ भी समझ में आएगा। मेरे समझाने के बाद आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बी है वॉल्यूम करेक्शन, बी से नोट किया। इसने कहा कि अगर एक गैस की पार्टिकल है, गैस है, उसमें जो गैस के पार्टिकल से छोटे छोटे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा क्योंकि हमें समझना है। मैं इसको स्फेरिकल बना रहा हूँ, ये देखिए ये पार्टिकल्स है जो हमें बिगर करके दिखा रहे हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। आपको ये समझना होगा कि इमेजिनेशन करना है, इतना बड़ा तो पार्टिकल है नहीं, ये थोड़ा सा हमने इसको बड़ा करके दिखाया। अब कहा ये और ज़्यादा क्लोज हो सकता है, और क्लोज नहीं आएगा क्योंकि दोनों इससे ज़्यादा अगर क्लोज हुआ तो रिपल्सन शुरू कर देगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि इस गैस पार्टिकल का कोई एक घर है, इसी में घूमेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। इसका भी अपना एक घर है, सभी गैस के पार्टिकल का अपना एरिया होगा, अपनी बाउंड्री होगा जिसमें वो घूमेगा। अब ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ इसके अंदर, ये बाउंड्री हो गई, अब इसके अंदर नहीं आएगा। बातें समझिएगा, ये जो पार्टिकल है गैस का, ये अपनी बाउंड्री लाइन में घूमेगा। अब ये इसके अंदर, यहाँ बाउंड्री लाइन हो गई, इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ये फिक्स हो गया। मतलब कि जितने भी गैस होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे इसके अंदर, सबका अपना अपना एरिया, अपनी अपनी बाउंड्री होगा। जैसे घर बनाते तो बाउंड्री मार देते कि दूसरे वाले घर उसमें नहीं बना सकते, सिर्फ हम उसी के अंदर रहेंगे। आप ऐसे सोचिए, हमने एक कमरे में ईंट रख दिया, अब ईंट रखने से उसके द्वारा भी तो स्पेस ऑक्युपाइड होगा रूम के अंदर, तो पहले उस रूम की वॉल्यूम कुछ और रहा होगा। जैसे हमने 10 ईंट ला के रख दी, उस ईंट का भी तो वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, तभी तो जाके निकलेगा फाइनल वॉल्यूम क्या है। तो इसकी कंटेनर की वॉल्यूम, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कुछ भी रहा हो, V वॉल्यूम रहा हो, उसमें से इस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो स्पेस क्या हो गई, कांस्टेंट होगी, इसका ये भी स्पेस कांस्टेंट हो गई, और भी एटम आ जाएगा, ये भी अपना स्पेस कांस्टेंट होगी। तो ये जो कांस्टेंट है वो क्या है, B है। तो B को क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना में वो नहीं घूम रहा है। पूरे गैस में से कांस्टेंट पार्ट को माइनस करेंगे तब पता चलेगा कि वॉल्यूम कितना उसके अंदर बचेगा। आप ऐसे देखिए, अब इसको मैं डिराइव करता हूँ, मैं बाहर लिखता हूँ। ये जो एटम हो गई, इसका अपना एक बाउंड्री है, इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ।
ये जो एटम हो गई इसकी अपनी एक बाउंड्री है, ठीक है। ये अपनी बाउंड्री में आने नहीं देगा, ये अपनी बाउंड्री में आने नहीं देगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट से मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ एक छोटा है और एक बड़ा है, स्मॉल एक बिगर। तो यहाँ लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई। बिगर स्फीयर के लिए और स्मॉलर, बिगर स्फीयर के लिए कैपिटल आर, छोटे वाले के लिए स्मॉल, बड़े वाले के लिए आर। 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, ठीक है। तो एक अपने पास क्या हो गई, मैं अगर अलग अलग लिख दूं, बड़े वाले स्फीयर के लिए बिगर स्फीयर यहाँ लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब आप देखें तो ये आर है, ये भी क्या है, ये भी कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये छोटे वाले का और बड़े वाले का। तो अगर मैं दो स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो क्या रखूँगा मैं, आर के जगह 2r, क्योंकि ये हमें अपने पास क्या होगी, ये तो स्फीयर हो गई, ठीक है। दोनों आपके पास क्या है, 4/3 बिगर स्फीयर स्मॉलर स्फीयर। तो हमें क्या निकालना है, बिगर स्फीयर की वॉल्यूम हमें किसका निकालना है, बिगर स्फीयर की। ये मेरे पास स्मॉल स्फीयर है। अब इसकी बातें मैं करूँ तो ये जो छोटा वाला होगा, बड़े वाले का क्या, बड़ा, अगर छोटा वाला देख रहे हैं, बड़े वाला क्या होगा, छोटे वाले का डबल होगा। तो यहाँ मैं लिख दूँ बिगर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब को क्या करोगे, देखो आर क्यूब मतलब 4/3 पाई 2r का क्यूब, क्योंकि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r, इसके लिए डबल है। तो यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 8r क्यूब। तो 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। 8 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। अगर एक एटम की मैं बात करूंगा तो कितना होगा, 4। 8 मतलब 2 एटम्स को लेके चल रहा हूं मैं, बड़े एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। 4 टाइम्स होगा, ठीक है। 4 टाइम्स मतलब ये जो एरिया है वो कितना है, 4 टाइम्स बिगर है छोटे वाले से। ये फिक्स हो गया कि छोटे वाले से कितना है, 4 टाइम्स बड़ा है। तो जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4v। इसका मतलब कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और b क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो वॉल्यूम करेक्शन है, वॉल्यूम करेक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस बी माइनस करेंगे। बी क्या है, तो 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इतना तो माइनस करना पड़ेगा। अब एन टाइम मतलब बहुत सारे गैस के पार्टिकल इसके अंदर, तो क्या करेंगे, बी माइनस एन बी। तो वॉल्यूम में करेक्शन इतना का करेंगे, देखिए, ठीक है। इतना में वॉल्यूम में करेक्शन कर दिया तो V माइनस एन बी करेक्शन हो गया। प्रेशर में करेक्शन आ गया, वॉल्यूम में करेक्शन आ गया। चलिए इसके बाद